Welcome to Math Forest Business Mathematics Chapter 1 Lecture 4। आज हम करने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव परम्यूटेशंस, जिसमें मतलब परम्यूटेशन हमें करनी होगी, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि हमें अगर आर एलिमेंट एक टाइम पे चूज करने हैं तो उन आर में से क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी हमारे पास, इवन प्लेस पे किसको भेजना है, ऑड प्लेस पे किसको भेजना है, इस तरीके से। तो पहला हमारा केस कैसा बनता है कि परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, कि मुझे क्या करना है, एन डिफरेंट थिंग्स दे रखे हैं, मुझे उन्हें एक साथ लेना है, इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टूगेदर, जिसमें से जो पी थिंग्स होंगे वो एक साथ काम करेगी हमेशा। जैसे मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब हमारे पास क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी हो गई हमारे पास, n हो गई। एंड जो हमारे पास है p थिंग्स है, p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, और ये ऑलवेज एक साथ ही होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुझे इस p थिंग्स को एक यूनिट मान लेना है कि p थिंग्स सारे एक साथ ही हैपन होने हैं, तो उन्हें एक ही यूनिट मान लिया जाए। तो टोटल n में से मैंने क्या किया, p को माइनस कर दिया, मतलब वो p थिंग्स मैं मान ही नहीं रही हूँ कि मुझे n को, जैसे मेरे को n को अरेंज करना है, n को अरेंज करते टाइम कुछ p थिंग्स ऐसी होंगी जो सिर्फ एक साथ ही अकर होंगी। ठीक है, जब भी उन्हें अरेंज करेंगे तो वो एक साथ ही अरेंज होंगी एक झुंड में, तो उनका तो कोई काम ही नहीं है जब हम n अरेंज कर रहे हैं। तो उन n में से मैंने p को माइनस कर दिया। पर जैसे देखा जाए तो मान लो ये n प्लेस थे, इन n प्लेस पे जो मेरे पास मान लो कि p थिंग्स थी वो एक साथ काम करेगी, तो एक साथ होगी, तो उनकी अरेंजमेंट तो इन n के साथ कोई लेना देना ही नहीं है फिलहाल। तो उन n में से मैंने p को माइनस कर दिया, पर वो जो p माइनस हो जाएंगी तो n माइनस p हो गई मेरे पास। पर जब वो एक प्लेस तो ऑक्यूपाई करेंगी ना मेरा, मतलब जो p थिंग्स है वो जब अक्कड़ होनी है एक साथ, तो वो एक प्लेस, उन्हें एक प्लेस तो देना ही पड़ेगा मुझे, तो वो एक यूनिट का काम कर रही है ना, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 करना पड़ेगा। अदरवाइज तो मेरे पास टोटल थिंग्स कितनी बच जाएगी, n-1 बच जाएगी। पर मुझे तो n थिंग्स को अरेंज करना है, वो इस तरीके से अरेंज करना है कि p थिंग्स एक साथ अरेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n में से p को माइनस करना है और +1 करना है। +1 इसलिए किया है कि वो जो n थिंग्स है वो एक साथ एक झुंड का काम करेगी, एक यूनिट का काम करेगी। ठीक है, अब हम क्या सोचेंगे, किस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो अब टोटल मेरे पास कितनी हो गई है, n-p+1 थिंग हो गई। अब क्या हो गया, नाउ देयर n-p+1 थिंग्स हो गई है। अब ये थिंग्स तो अपने तरीके से अरेंज होएगी। अब मान लिया कि n-p+1 थिंग्स अरेंज हो गई, पर जो 1 है, जो झुंड में हमने p को लिया था उसे हमने एक ही प्लेस दिया था, उस प्लेस पे मान लो वो p आ गया, पर वो p तो आपस में p तरीके से अरेंज होगा ना। अब किस तरीके से, जैसे मैंने आपको दे दिया a p c d e f, मैंने ये दे दिया, मैंने ये बोला है कि E और F एक साथ ही अक्कर होंगे, जब भी आएगा वो E F ही साथ में आएगा, चाहे तो वो E F की फॉर्म में आए चाहे वो F E की फॉर्म में आ जाए। तो टोटल नंबर मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, जिसमें से मैं 2 को अरेंजमेंट में ले ही नहीं रही हूँ क्योंकि इनको तो हमेशा एक साथ ही आना है। तो इसको मैं एक ही यूनिट मान के चलूं कि ये मेरा एक साथ आएगा, तो इसे मैं एक ही जगह पे प्लेस करूंगी अरेंजमेंट में। तो इसे मैंने एक यूनिट का काम किया, तो अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल मेरे पास कितने थे, 6 थे, जिसमें मैंने 2 को माइनस किया, p प्लेस ये n हो गया, ये मेरा क्या हो गया, p हो गया, +1 किया क्योंकि ये एक यूनिट का काम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास कितने आ गए, 5 आ गए। जब मैंने इन्हें 5 को अरेंज कर दिया, मान लो 5 को अरेंज कर दिया मैंने, तब मेरे पास ये एक प्लेस पे अरेंज हुए, तो हो सकता है वो EF आए या हो सकता है वो FE आए, तो ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ये मेरे पास 2 तरीके से अरेंज हो गया। तो इसी तरीके से जब मैंने P यूनिट को एक साथ ही यूनिट माना था, तो वो आपस में तो P तरीके से अरेंज होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, also P थिंग्स
which forms one block, जिसने एक यूनिट का काम किया था, can be arranged themselves in p फैक्टोरियल बेस, क्योंकि वो खुद को p तरीके से अरेंज करता है, मतलब p फिर दूसरा प्लेस p-1 ऐसे कहां तक 1 तक, ठीक है। p एलिमेंट्स थे तो p फैक्टोरियल बेस से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने हुए, दोनों एक साथ, और अब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ अरेंज होने जरूरी है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लग जाएगा। तो n-p+1 फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल, ये हो गई मेरी टोटल अरेंजमेंट, ये मेरी टोटल अरेंजमेंट होगी। जब क्या होगा कि आपको ये बोला जाए कि n डिफरेंट थिंग्स को एक ही टाइम पे आपको अरेंज करना है, पर उसमें से जो p थिंग्स है वो ऑलवेज टुगेदर अकर होंगी, तो हमें क्या करना होगा, उस n को p में से माइनस करना है, मतलब n में से p को माइनस करना है और उसे एक ब्लॉक मान के चलना है, तो प्लस ऐड करना है 1, ठीक है। और फिर n-p+1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गई और p फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गई, समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ये कह रहा है कि मेरे पास टोटल n थिंग्स थी, मतलब कि टोटल मेरे पास n थिंग्स थी जिसमें से मुझे r को अरेंज करना है, r प्लेस पे क्या करना है, अरेंज करना है, इन विच, तो मैं मतलब एक चीज सोचो कि मान लो मुझे 6 वर्ड दे रखे हैं, 6 अल्फाबेट दे रखे हैं, 6 अल्फाबेट में से मुझे 5 अरेंज करने हैं, 5 अरेंज करने हैं, पर उसमें से x पर्टिकुलर थिंग्स है वो ऑलवेज इंक्लूडेड होगी, कि वो x पर्टिकुलर थिंग्स उन r अरेंजमेंट में इंक्लूड होगा ही होगा। तो उसको किस तरीके से करोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फर्स्ट द x पर्टिकुलर थिंग्स, जो x आपके पास पर्टिकुलर थिंग्स है, पर्टिकुलर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड, सबसे पहले वो अपने आप को अरेंज करेंगे कितने प्लेस पे, r प्लेस पे, कैन बी अरेंज इन r प्लेस्ड, क्योंकि इन r के टाइम पे x जो थिंग्स होंगी वो ऑलवेज इंक्लूडेड होंगी ही होंगी। तो ये जो x थिंग्स है ये अपने आप को r प्लेसेस पे क्या करेंगी, अरेंज करेंगी इन rpx, मतलब कि r थिंग्स में से x थिंग्स पहले अरेंज होंगी ही होंगी, ये तो इंक्लूडेड है ही है। मतलब कि मुझ पे रिस्ट्रिक्शन दे दी जाए कि मेरे को 6 अल्फाबेट दे रखे हैं, जिसमें से मुझे क्या करना है, 3 अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, 3 अल्फाबेट के वर्ड में से मान लिया जाए कि मेरे पास उसमें ए और बी था, तो उसमें ये बोला जाएगा कि ए बी तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है, मेरे पास उस x जो मेरे पास 2 ए बी हुए, उन्हें तो मुझे जो 3 प्लेस का वर्ड बनाना था उसमें अरेंज करना ही करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, 3p2 टाइप से अरेंज हो सकता है। अब बची मेरी एक प्लेस बच गया, तो उसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ कि ये x तो मेरे अरेंज हो ही हो गए, और तो x अरेंज हो गए तो टोटल n थे मेरे पास, n में से x अरेंज हो गए तो बचे कितने, n-x, और r प्लेस पे अरेंज हुए थे तो r पे x जगह ने तो ऑक्यूपाई कर ही लिया, तो बची कितनी अरेंजमेंट की जगह, r-x जगह बच गई। तो उनको कैसे करेंगे अब, तो हमारे पास क्या हो गया, द रिमेनिंग r-x places can be filled up by the remaining, कौन सा, जो हमारे पास क्या बचे हैं, n-x बचे हैं, by the remaining n things in n-x p r-x way से। तो hence the total number of arrangement, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बचे, कितने बने अरेंज करने के, n-x p r-x इंटू r-p-x, ठीक है। समझ आया कि जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा कि मान लिया जाए कि मुझे 10 डिजिट का नंबर दिया है, 10 डिजिट के नंबर में मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट में से वो ये कह रहा है कि आपको 5 और 6 तो लेना ही लेना है, तो उन 4 डिजिट पे 5 और 6 मतलब 5 और 6 तो आएगा ही आएगा। तो 4 डिजिट का प्लेस था, 5 और 6 आना ही आना है, तो 4p2 हो गया आपके पास।
फिर वो ये कह रहा है कि बाकी जो 2 जगह बची है उनमें से जो मेरे डिजिट है उनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो n-2 क्योंकि 2 तो अरेंज हो ही गए 5 और 6 और हमारे पास 10 टोटल डिजिट होते हैं तो 8 बचे, वो 8 उन 2 जगह पे अपने आप अरेंज होंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 8p2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, कि n थिंग्स जो मुझे दे रखी है टोटल परम्यूटेशन की उसमें से r को मुझे एक समय पे यूज करना है। x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, कि जो x पर्टिकुलर थिंग्स होंगी वो कभी भी नहीं आएंगी। मतलब मुझे पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट दे दिए जाए, 26 अल्फाबेट में से मुझे ये बोला जाएगा कि मुझे एक ऐसा वर्ड बनाना है पांच प्लेस का जिसमें से वोवल्स कभी नहीं आएंगे। वोवल्स कभी नहीं आएंगे मतलब जो टोटल मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास टोटल चॉइस थी 26 अल्फाबेट की उसमें से मैं 5 वोवल्स को एक्सक्लूड कर दूंगी कि ये तो कभी आना ही नहीं है, तो टोटल चॉइस में भी हम इसे ना लें तो हम 26 में से उन 5 को हटा देंगे तो जो 21 बचेंगे मेरे पास उन्हीं को मैं उन 5 वर्ड के लेटर, जो मुझे 5 अल्फाबेट का एक लेटर बनाना है उसमें अरेंज करूंगी। तो इसके सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है, इन दिस केस n थिंग्स जो है फिल अप आर प्लेस, कहाँ पे प्लेस करनी है, आर प्लेसेस पे। तो नंबर ऑफ वेज कितने बन गए, अरेंजमेंट कितनी बन गई, n-x-p-r, ये हो गई हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चंस। तो देखो जो ये तीनों जो आपके केस है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक तरीका था। पर आप देखो मान लो कि अभी तो आप रिवीजन के टच पे हो, आप याद कर रहे हो, परम्यूटेशन पूरी लाइफ काम आता है। अब आपके पास क्या है कि आपने अभी तो थ्योरी पढ़ी है, मतलब ये तीनों केस आपके काम आ गए, आपने याद रख लिए, क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होने ना वो लॉजिक के बेस पे हो रहे हैं। तो परम्यूटेशन का असल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई एक खास वो नहीं है, मतलब कि आप तरीका अपना सकते हो, वो आपके लॉजिक्स है कि आप किस तरीके से लॉजिक लगा रहे हो, वो कैसे आपको समझ आए, कैसे आप अरेंजमेंट कर रहे हो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए आप कितना सोच सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन का बेस ऑलवेज रहेगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पीपल लाइन अप एट अ टिकट विंडो ऑफ अ सिनेमा हॉल। मान लिया कि आप सिनेमा हॉल में गए, आप वहां पे खिड़की पे खड़े हुए, आपने वहां पे लाइन बनाई हुई है खिड़की पे, तो 10 बंदे थे, 10 बंदों ने खिड़की पे लाइन बनाई हुई है, तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे। हो सकता है कि जो आप 10 फ्रेंड ही चले गए मान लो, हो सकता है आपका पहला फ्रेंड पहले नंबर पे खड़ा हो, आप बाद में खड़े हो, बाकी आपके पीछे खड़े हो सकता है आप सबसे लास्ट में हो, आपका फ्रेंड आपसे पहले हो, इस तरीके से अरेंजमेंट हो। तो 10 ही जगह है और 10 ही बंदे खड़े हैं, तो कितने तरीके से हो गए, 10 फैक्टोरियल के तरीके से हो गए। तो हमारे पास इसके कैसे करेंगे आपका इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसके पास। द नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 पीपल्स, जो 10 पीपल है जिसमें से 10 के 10 को अरेंज करना है, तो टेकन ऑल आर एट अ टाइम, मतलब कि हम क्या करते होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं और उनमें से आर एलिमेंट्स को अरेंज करते होते हैं, तो NPR आता है। यहाँ पे अब n कितने हैं, 10 है, और r कितने हैं, 10 है, तो हमें 10 ही पीपल दे रखे हैं और 10 को ही अरेंज करना है एक समय पे। तो हम क्या करेंगे, 10p10 करेंगे, मतलब 10 ही प्लेस है और 10 ही बंदे हैं, उनको अरेंज करना है, तो वो क्या हो गया, 10p10 हो गया। तो ये क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 3 2 6 8 8 0 0। अच्छा, इसको अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना होता तो कैसे करते, 10 बंदे हैं, 10 जगह पे अरेंज करना है, तो पहले 10 वेकेंट प्लेस बनाते। हमने 10 वेकेंट प्लेस बना लिए, पहला बंदा
जिसके जो पहली जगह थी, पहली जगह पे 10 बंदे थे, 10 बंदों में से कोई सा भी आके खड़ा हो सकता है, तो उसके पास कितनी चॉइस हो गई? 10 चॉइस होगी पहले प्लेस पे। दूसरे प्लेस पे जैसे मान लो पहले प्लेस पे एक बंदा खड़ा हो गया, तो एक प्लेस तो आपके पास बुक्ड हो गया, बाकी कितने बचे? 9 प्लेस बचे। 9 पे कोई से भी 9 खड़े हो सकते, 9 जो 9 प्लेस है उनमें मतलब जो दूसरा प्लेस है उस पे 9 बंदे खड़े हो, 9 में से कोई सा भी आ सकता है, तो उसके पास चॉइस कितनी होगी? 9। अब 2 बंदे फिक्स हो गए, तो तीसरे प्लेस पे कितनी चॉइस बची? 8। चौथे पे कितने बची? 7। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी? चॉइस होगी। सारों को एक साथ अरेंज होना है, तो सारे एक साथ होगा, ये जो इवेंट है वो एक साथ होना है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। तो यहाँ से अदरवाइज ज्यादा नहीं सोचना चाहते हो तो आप सीधा सा करो कि 10 थिंग्स दे रखी है, 10 ही अरेंजमेंट है, NPR का फॉर्मूला लगाया तो 10P10 लगा दिया आपने। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 6 कैंडिडेट्स contesting for a certain office in a municipal election। जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं उसमें 6 कैंडिडेट थे। In how many ways can their names be listed on a ballot paper? कि बैलेट पेपर पे किस तरीके से उन्हें लिस्टेड किया जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जैसे आपके पास म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं उसमें पर्चियां होती है, आपके पास जो पर्चेस होते हैं ना, उन पे मान लो कि सिंबल्स है, उन बंदों के क्या होता है, नाम के बजाय सिंबल्स रख दिए। जैसे किसी का कमल का फूल हो गया, किसी का हाथ का हो गया, किसी का मतलब चश्मा का हो गया, या किसी का चप्पल का हो गया, इस तरीके से निशान हो गए आपके पास। अब आपके पास क्या है, वहां पे निशान, जैसे अपने एक्चुअल में क्या होते हैं, निशान होते हैं, उनमें क्या है, बैलेट पेपर है, उस पे हमारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उन बैलेट पेपर पे जो नाम है वो किस तरीके से लिस्टेड किए जाएंगे। अब क्या होता है कि 6 कैंडिडेट है और 6 नाम आने हैं उस पेपर पे। पहला कैंडिडेट आया, जैसे मान लो अपने फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं ना, उसी तरीके से 6 प्लेस खाली पड़े थे। पहला बंदा किसी भी 6 प्लेस में से एक जगह पे नाम लिख सकता है, तो उसके बाद 6 चॉइस होगी। फिर 5 ही जगह बची है, 5 कैंडिडेट है, तो जो दूसरा कैंडिडेट आया उसके पास 5 जगह होगी अपना नाम लिखवाने की, तो 5 चॉइस होगी उसके पास। तीसरे के पास 4 चॉइस होगी, चौथे के पास 3 चॉइस होगी, इस तरीके से चॉइस बचेगी। तो अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। तो हमें सॉल्यूशन करना है। और अगर दूसरा तरीका, वो ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, दूसरा तरीका देखा जाए तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वेज। कैसे आएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लिस्टिंग 6 पीपल, लिस्टिंग 6 पीपल इन 6 प्लेस, कि 6 ही बंदे हैं, 6 ही जगह है, वहां पे उनको लिस्ट करना है ऑन अ बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पे, ठीक है। तो 6 ही थिंग्स थी, 6 ही अरेंजमेंट, मतलब 6 ही थिंग्स थी और 6 को ही एक टाइम पे अरेंज करना है, तो 6P6 हो गया। तो किसके इक्वल आ गया, 6 फैक्टोरियल के, जो कि होता है 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 720। अब अच्छा इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से देखते तो हमने 6 जगह बना ली, ये 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। पहले बंदे का नाम 6, मतलब पहले बंदे के पास 6 चॉइस है, वो अपना नाम, मतलब पहली जो जगह थी, पहला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें 6 में से किसी भी एक, मान लो कि आपको मैंने 6 जगह दे दी, आपके पास 6 बंदों के नाम है, राजू, पिंकी, मोनू, चिंकू, इस तरीके से ये हो गया आपके पास। तो पहले प्लेस पे मैं चिंकी भी लिख सकती हूँ, मैं राजू भी लिख सकती हूँ, मैं मोनू भी लिख सकती हूँ, मैं इस तरीके से 6 में से किसी का भी नाम लिख सकती हूँ। तो मेरे पास कितनी चॉइस हुई, 6 चॉइस हो गई। अब मान लो एक बंदा फिक्स हो गया, मैंने चिंकी का नाम लिख दिया, अब मेरे पास बचे कितने, 5 बच्चों के नाम बचे, तो दूसरे प्लेस पे मैं 5 में से किसी का भी एक नाम लिख सकती हूँ। मेरे पास कितनी चॉइस है, 5 तरीके हो, 5 में से 5, मतलब सेकंड प्लेस में मैं 5 बच्चों में से किसी का भी नाम लिख सकती हूँ, तो 5 चॉइस होगी। तीसरे प्लेस पे मेरे पास 2 बच्चे फिक्स हो गए, तो 4 बचे। तो इस तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज होता है, अदरवाइज आप सीधा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये मैं आपको डिटेल में ज्यादा नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हुआ था, जिसमें हमने क्या दिया था, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स एट अ टाइम पे करने थे हमें, कि सिग्नल देने के लिए कम से कम 2 फ्लैग तो हमें यूज करने ही करने थे, वही वाला तरीका है। अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, 2 फ्लैग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो मेरे पास क्या होता है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूज करती हूँ 1 फ्लैग,
1 flag for a signal, 1 flag for a signal, मैं एक फ्लैग यूज करती हूँ सिग्नल के लिए। तो मेरे पास 5 फ्लैग थे टोटल, मुझे एक को यूज करना है, चाहे तो मैं रेड कलर दिखाऊं, चाहे मैं ब्लू कलर चलाऊं दिया, चाहे मैं ग्रीन कलर दिखाऊं, चाहे मैं येलो कलर दिखाऊं। मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, मेरे पास 5 कलर थे, 5 में से मैं किसी भी एक कलर को दिखा के सिग्नल दे सकती हूँ। तो मेरे पास चॉइस कितनी हो गई, 5 में से एक चूज करना है, तो 5p1 अरेंजमेंट हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5p1 हो गया, जो कि मेरे पास कितना होता है 5। क्यों होता है ये, क्योंकि 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल होता है, तो ये 5 के इक्वल आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, 2 फ्लैग यूज, मैं क्या करती हूँ 2 फ्लैग यूज करती हूँ, टेक, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे 2 फ्लैग्स यूज किए मैंने, टेकन। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 5 फ्लैग, मतलब मान लो कि 2 फ्लैग यूज किए मैंने, ठीक है, और किस में से यूज किए, यूज फ्रॉम 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स में से मैंने 2 फ्लैग यूज किए फॉर सिग्नल, किसके लिए, सिग्नल के लिए। 2 फ्लैग्स यूज फॉर सिग्नल फ्रॉम 5 फ्लैग्स, तो मेरे पास कितनी हुई 5p2 हुई। मतलब कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जैसे मैंने सिग्नल बनाना है, पहले में मेरे पास 5 चॉइस है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है। दूसरे में क्या हो गया, एक कलर फिक्स हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 4 कलर बचे, तो 5 into 4, ये चॉइस थी, 20 थी चॉइस। अब देखते हैं कैसे, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है 5, अरेंज कितने करने हैं 2, तो 5p2 हो गया। तो हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो कितना आया 5 into 4 is equal to 20 आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करने हैं, 3 फ्लैग्स यूज करने हैं फॉर सिग्नल, सिग्नल के लिए फ्रॉम 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग में से 3 फ्लैग यूज करने हैं सिग्नल के लिए, तो 5p3 आ जाएगा मेरे पास, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास कितना आ गया 5 4 क्रॉस 3, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना आ गया 60 आ गया। अब मुझे क्या करना है 4 फ्लैग्स यूज करने हैं, 4 फ्लैग्स यूज फॉर अ सिग्नल फ्रॉम 5 फ्लैग्स, 5p4, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैग 5 थे, उसमें से 4 की अरेंजमेंट करनी है एक टाइम पे, तो ये कितनी आ गई 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1, तो ये कितना आ गया 120 आ गया। अब मुझे क्या करना है 5 फ्लैग्स यूज करने हैं 5 फ्लैग में से, तो 5p5, 5 ही फ्लैग और 5 ही जगह है अरेंज करने के लिए, तो मेरे पास कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 120। अब एक बात आओ, सिग्नल सारे एक साथ तो मैं यूज नहीं कर सकती, या तो मैं एक फ्लैग का सिग्नल यूज करूंगी, या मैं 2 फ्लैग का सिग्नल यूज करूंगी, या मैं 3 फ्लैग का सिग्नल यूज करूंगी, या मैं 5 फ्लैग का सिग्नल यूज करूंगी, या 4 फ्लैग का। एक टाइम पे एक ही सिग्नल यूज होगा, ये सारे सिग्नल एक टाइम पे यूज नहीं हो सकते, तो ये जो सारे इवेंट है वो एक समय पे नहीं हो सकते, तो हमें इन सारे इवेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने बने मेरे पास यहाँ पे, पहला जो आया 5 प्लस 20, 5p1 प्लस में 5p2 प्लस में 5p3 प्लस में 5p4 5p5, तो टोटल आए 325 अरेंजमेंट हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 4 women be seated in a row so that the women occupy the even places। ये कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास 9 जगह है, मतलब 9 सीट है, 9 सीट में हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जो औरतें होंगी वो इवन प्लेस पे ही आएंगी। तो अब एक बात बताओ, 9 में से कितनी इवन प्लेस होती है, हमारे पास यहाँ पे देखो, आउट ऑफ 9 प्लेसेस, आउट ऑफ 9 प्लेसेस 4 आर इवन, 4 प्लेस क्या होंगी, इवन होंगी, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जगह हो गई हमारे पास। तो पहली ओड प्लेस है, दूसरा इवन प्लेस है, तीसरा ओड है, चौथा इवन है, पांचवा ओड है, छठा इवन है, सातवां ओड है, आठवां इवन है, नौवां ओड है, तो 2 4 6 8 ये वाले जो जगह है ये इवन है, बाकी जो जगह है वो ओड है हमारे पास। तो जो 9 प्लेसेस थी मेरे पास, 9 सीटें थी, उनमें से 4 सीटें हैं वो इवन सीटें हैं, और मुझे जो वुमेन है ना उन्हें चारों ही सीटों पे अरेंज करना है।
4 ही वुमेन है और 4 ही इवन प्लेस है, तो वो किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4p4 तरीके से। देयरफॉर 4 वुमेन कैन ऑक्यूपाई 4 इवन प्लेसेस। 4 इवन प्लेसेस को किस तरीके से लिखते हैं? 4p4 तरीके से। तो ये आ गए मेरे पास 24 बेस। बची कितनी जगह? 5, और 5 ही आदमी है, तो वो 5 आदमी और 5 ही जगह पे अरेंज हो सकते हैं, तो 5p5। तो देयरफॉर 5 men कैन ऑक्यूपाई 5 प्लेसेस, तो वो कैसे आ जाएगा? 5p5। तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल, जो ये आ गया 120। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? आदमी तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और औरतें हैं वो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है, और दोनों इवेंट एक साथ होने हैं, मतलब आदमियों को भी अरेंज करना है, औरतों को भी अरेंज करना है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 120, तो ये मेरे पास आ गया 2880। काफी आसान क्वेश्चन, सोचो तो बहुत आसान है, पर अगर इसके लिए फॉर्मूला सोचने लगोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, फिर आपको बस फॉर्मूले में फंस के रह जाओगे आपको बस ये देखना है टोटल अरेंजमेंट कितनी करनी है, जगह कितनी है, कितनों को अरेंज करना है, और कितने टोटल थिंग्स दी हुई थी, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 rows ऑफ चेयर्स। मेरे पास मान लो चार रो है चेयर्स की, हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं इसे सॉल्यूशन। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 रो हो गई। जैसे आपका क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आपके पास 4 लाइनें होती है ना बेंचेस की, वो हो गई। देयर आर 4 rows ऑफ चेयर्स, ईच रो हैज 8 चेयर्स, वन बिहाइंड द अदर। तो जैसे आप क्लासरूम, अपने आप को क्लासरूम में लेके चलो, क्लासरूम में देखो 4 रो होती है आपके पास, 4 में से 8 बेंच लगे हुए हैं आपके पास, चेयर लगा दी, यहाँ पे बेंच नहीं है, यहाँ इसने चेयर लगा दी, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे सारी क्लासेस में इतनी है, मतलब सारी रोज में इतनी है। देयर आर 2 classes सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन विद 16 स्टूडेंट इन ईच क्लास। मान लिया मैंने कि मेरे पास 16 बच्चे हैं 2 क्लास के, 32 बच्चे हो गए टोटल। अब क्या करना है मुझे? 2 क्लास है, हर क्लास में 16 बच्चे हैं। मान लो मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल के बच्चे हो गए, कॉमर्स के बच्चे हो गए, 2 क्लास थी क्या? 16 बच्चे बीएससी नॉन मेडिकल के हो गए, 16 बच्चे मेरे पास कॉमर्स के हो गए। इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम क्लास। मतलब ये हमारी इच्छा है कि मैंने एक रो में पूरे बीकॉम को बिठा दिया, फिर एक रो में मैंने पूरे बीएससी को बिठा दिया, फिर एक रो में मैंने पूरे बीए को मतलब बीकॉम को बिठा दिया। एंड दैट नो 2 adjacent rows are allotted to the same class। adjacent का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लगातार पहली दूसरी। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ अगर बीकॉम बैठी है ना, तो यहाँ बीएससी ही आएगी, और अगर यहाँ बीएससी बैठी है तो यहाँ बीकॉम आएगी। तो देखो पहली पोजीशन पे कितनी चॉइस होगी? 2 चॉइस होगी, या तो बीकॉम से शुरुआत हो सकती है या बीएससी से शुरुआत हो सकती है। कि हमारे पास जो पहली रो है अगर वो बीएससी की है तो दूसरी में कोई चॉइस नहीं है, फिर वो मान लो पहली बीकॉम से स्टार्ट हुई है तो दूसरी बीएससी ही आएगी, तीसरी फिर बीकॉम आएगी, चौथी फिर बीएससी आएगी, मतलब फिर कोई चॉइसेस नहीं है हमारे पास। बच्चे कैसे अरेंज हो सकते हैं? मतलब कि 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो रो में, ठीक है? बच्चे किसी भी तरीके में रो में अरेंज हो सकते हैं, बस इस तरीके से हमारे पास चॉइस नहीं है कि अगर पहली रो बीएससी है तो दूसरी रो बीकॉम की ही आएगी, मतलब पहली एक क्लास की है तो दूसरी क्लास की ही होनी चाहिए। तो हाउ मेनी वेज कैन दीज 32 स्टूडेंट बी सीटेड? तो ये हमें दिखाना है कि 32 स्टूडेंट कैसे अरेंज हुए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। Therefore, 1 class seated in either 1, 3rd, 2nd और 4th। मतलब मेरे पास चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि हमारे पास therefore 1 class, यही तो मैंने भी बताया कि 1 class can be seated in either first place पे या थर्ड प्लेस पे, और इन या तो सेकंड प्लेस पे या फिर फोर्थ प्लेस पे। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए, या तो पहले तीसरे पे। मतलब ये ज्यादा सोचो ही मत आप, पहली चॉइस देखो कि पहली चॉइस में बीएससी है या बीकॉम है,
या तो बीएससी आती है या बीकॉम आती है, दो ही चॉइस आपके पास। बाद में तो चॉइस खत्म ही हो जानी है ना, कि अगर पहली रो के पास ही चॉइस है उसके बाद तो वो सीक्वेंस ही चलेगा कि पहली अगर बीएससी है तो दूसरी बीकॉम होगी, तीसरी बीएससी तो चौथी बीकॉम होगी, इस तरीके से। तो आपके पास दो वेज हो गए अरेंज करने के। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 16। तो नाउ 16 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास can be arranged in 16 chairs। मतलब कि 16 बच्चे थे और 16 बच्चों को 16 चेयर्स पे अरेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा 16 p 16। तो कितना आ गया? 16 फैक्टोरियल आ गया। और टोटल क्लास कितनी है? 2 क्लास है। तो अदर 16 स्टूडेंट of another class can be arranged in 16 chairs। तो मतलब जो रिमेनिंग 16 चेयर्स बची है उन पे दूसरे 16 बच्चे अरेंज हो सकते हैं। तो 16 p 16 16 फैक्टोरियल हो गया। मतलब टोटल 32 चेयर्स भी, जिसमें से 16 पे एक क्लास के बच्चे बैठेंगे, 16 पे दूसरी क्लास के बच्चे बैठेंगे। बाकी जो रो पे रिस्ट्रिक्शन थी उसके वे हमने निकाली है, वो दो ही तरीके से अरेंज हो सकती थी। रो दो तरीके से अरेंज हो सकती थी, बच्चे आप 16 चेयर पे 16 तरीके से कैसे भी बिठा सकते हो 16 फैक्टोरियल से। तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास? दो तो तरीके हैं रो अरेंज करने के, और इनटू 16 बच्चे अरेंज हो रहे हैं एक क्लास के, 16 बच्चे अरेंज हो रहे हैं दूसरी क्लास के। तो ये आ गई हमारे पास चॉइस। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो हैविंग 6 सीट्स इन अ सिनेमा हॉल। मतलब कि 3 मैरिड कपल गए, जो मतलब कि सिनेमा हॉल में गए हैं। ठीक है, 6 ही सीट थी, 3 मैरिड कपल हो गए तो 6 बंदे हो गए। 6 ही बंदे हो गए, जिनमें से एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, 3 कपल हो गए, 6 जगह हो गई। इफ स्पाउस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू द अदर ईच अदर, मतलब कि पहले अगर मान लो हस्बैंड बैठा है तो फिर वाइफ बैठेगी, फिर दूसरे कपल का हस्बैंड तो वाइफ, इस तरीके से। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड के बाद वाइफ है फिर उसके बाद हस्बैंड के बाद वाइफ है। ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ फिर वाइफ हस्बैंड, ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ फिर हस्बैंड वाइफ, ऐसे भी हो सकता है। तो आप कैसे कर सकते हो इसे कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ ऑल द लेडीज सिट टूगेदर। या ऐसा भी हो सकता है कि सारी लेडीज एक साथ बैठ गई तो ऑब्वियसली सारे जेंट्स एक साथ ही बैठेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, दो तरीके से हमें इसकी अरेंजमेंट निकालनी है। पहली अरेंजमेंट तो ये कि कोई भी कपल मिक्स नहीं बैठेंगे, कि किसी और का हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ नहीं बैठेगा। 3 कपल है, तीनों स्पाउस एक दूसरे के बाद बैठेंगे, मतलब पहले का हस्बैंड फिर उसकी वाइफ फिर दूसरे का हस्बैंड दूसरे, इस तरीके से। मतलब तो आप ना इसको एक तरीके से करो, 3 कपल है तो तीन जगह मान लो 3 कपल हो गए, 1 कपल 2 कपल 3 कपल, 6 सीटें ना, मतलब इन कपल्स के पास 2-2 अरेंजमेंट है। मतलब टोटल कितनी अरेंजमेंट है? 3। कपल को एक यूनिट मानो कि कपल एक यूनिट है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ एक साथ ही बैठेंगे तो उन्हें एक यूनिट मान के चलो। तो टोटल कितनी यूनिट हुई? 3 यूनिट हुई, और 3 ही सीट मानो, 3 सीट पे अरेंज करने, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो एक यूनिट का काम कर रहे हैं ना, तो 3 ही सीट पे अरेंज करना है। मतलब 3 कपल है, 3 उन्हें अरेंज करना है हमें 3 ही जगह पे। तो हमने अरेंज कर लिया कैसे? 3 कपल्स कैन बी सीटेड in a row in 3p3 3 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो गया, पहला कपल यहाँ आ गया, दूसरा कपल यहाँ आ गया, तीसरा कपल यहाँ आ गया। मतलब पहले कपल के पास कितनी चॉइस है? 3। दूसरे कपल के पास कितनी चॉइस है? 2। मतलब कि पहले प्लेस पे 3 कपल में से कोई सा भी कपल आके बैठ सकता है। दूसरी जगह पे हमारे पास 2 कपल बचे, उनमें से कोई सा भी 2 आके बैठ सकता है, तो तीसरे कपल को इसी जगह पे बैठना पड़ेगा। एक तो ये तरीका आपका सोचने का। दूसरा आपका तरीका क्या है सोचने का, मतलब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही बनेगा। दूसरा 3p3 वाला क्या है कि 3 ही कपल है और 3 ही जगह पे अरेंज करने हैं, क्योंकि कपल को हमने एक ही यूनिट माना है। 3 कपल को 3 जगह पे अरेंज करना है, क्योंकि अगर हमने उसे 6 मान लिया
6 मान लिया तो वो कपल मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स नहीं करना है हमें, उन्हें एक यूनिट मान के चलना है। तो 3 कपल हो गए और 3 ही तरीके से उन्हें अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल आ गए। अब एक देखो कि इनमें आपस में कितने तरीके से कपल अरेंज हो सकता है। अगर यहाँ हस्बैंड बैठा है तो यहाँ वाइफ बैठेगी, या अगर वाइफ है तो यहाँ हस्बैंड। तो पहली जगह पे चॉइस कितनी हो गई? 2। मान लो कि यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, पर यहाँ पे जब फिल हो जाएगी हस्बैंड बैठ गया तो यहाँ डेफिनेटली वाइफ को बैठना पड़ेगा। तो कितनी अरेंजमेंट हुई? 2। यहाँ कितनी हुई? 2, और यहाँ कितनी हुई? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आप कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे कि इन ईच प्लेस, ईच कपल, हर कपल, द स्पाउसेस कैन बी अरेंज्ड, द स्पाउसेस कैन बी अरेंज्ड इन 2p2 वेज, क्योंकि 2 ही प्लेस है और 2 ही जनों को अरेंजमेंट करनी है। वो बताया था ना, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, इस तरीके से। तो 2 फैक्टोरियल हो गए। टोटल कपल कितने थे? 3। हर एक हस्बैंड वाइफ के पास 2-2 चॉइस है। तो टोटल कपल कितने हो गए? 10, 4, 3 कपल। 3 कपल थे मेरे पास, तो हमारे पास तीनों कपल किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को? 2p2 2p2 2p2। तो कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, ठीक है, खुद को अरेंज कर सकते हैं। और वैसे सीटें कितनी थी हमारे पास? 3 थी, और 3 ही कपल थे, तो 3p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए? नंबर ऑफ वेज कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ वेज उनके बैठने के 3p3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए कितना आया हमारे पास? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आ गया 48वें आपके पास। अब ये कह रहा है कि दूसरा केस क्या कह रहा है कि मान लो कि औरतें है ना, वो सारी एक साथ बैठेंगी। सारी औरतें कहाँ बैठेंगी? एक साथ बैठेंगी। तो ये वाला आ गया आपका फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस पढ़ा था ना हमने, ये चैप्टर स्टार्ट होते पहला केस पढ़ा था कि p यूनिट्स एक साथ अक्कर होंगी। तो आपने क्या करना है? 6 जगह थी, टोटल 6 जगह थी। औरतें एक साथ ही बैठेंगी, तो औरतों को एक यूनिट मान के चलना है। n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 6, क्योंकि टोटल बंदे कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। टोटल p कितनी होगी? 3। औरतें कितनी होगी? 3। तो हमें अरेंजमेंट किसकी करनी है अब? n माइनस p प्लस 1 की। तो 6 माइनस 3 प्लस 1 की 4 की अरेंजमेंट करनी है। 4 की अरेंजमेंट करनी है, तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे? तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ, मतलब ये क्या हो गई आपके पास यहाँ पे कि 4 पीपल, 10 4 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 4p 4 वेज से। तो 4 फैक्टोरियल आपके फिर जो 3 औरतें हैं, तीनों औरतों में से भी तो 3 अरेंजमेंट होंगी ना, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट की। पहली सीट पे तीनों औरतों में से कोई सी भी आ सकती है, फिर दूसरी प्लेस में बची हुई 2 औरतें आ सकती है, फिर लास्ट में एक औरत आएगी। तो यहाँ पे साथ में हमारे पास जो वुमेन्स की अरेंजमेंट है, जो आपके पास वुमेन की अरेंजमेंट है, वो कितनी हो गया आपके पास? 3 फैक्टोरियल हो गई। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आपके पास कितना हो गया यहाँ पे? 144। तो कितना हुआ? 144 तरीके से ऐसा हो सकता है कि औरतें एक साथ बैठे। यहाँ आपका वो फॉर्मूला काम कर गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये हमने किया था फंडामेंटल वाले में, आपको याद हो तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल में किया था, काउंटिंग वाले में। अब आपको इसे इस तरीके से करना है, परम्यूटेशन वाले तरीके से। वो तरीका में क्या था? 3 वेकेंट प्लेस है, इस पे हमारे पास 9 डिजिट में से कोई सा भी, अब कोई भी रिपीट नहीं होगा आपके पास। 3 डिजिट प्लेस बनाना है आपके पास, और डिजिट कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 9 तक है। तो यहाँ पे 9 में से कोई सा भी एक अक्षर आ सकता है। यहाँ पे फिल हो गया, रिपीटेशन आपके पास है नहीं, तो बचे हुए यहाँ पे 8 में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। ये फिल हो गया, तो यहाँ पे बचे हुए 7 में से कोई सा भी आ सकता है। तो हमने क्या किया था? 9 इंटू 8 इंटू 7 था। अब हमारे पास जो परम्यूटेशन का तरीका है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी हुई मेरे पास? 9 टेकन
आर कितना हो गया मेरे पास, आर इज इक्वल टू 3। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हो गई मेरे पास, 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाय कितना आ गया मेरा 6 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 987। और यही तुम्हारा क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाला था, तो हमने 504 आंसर आ गया आपके पास। ये आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अभी तक तो वैसे भी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ही यूज हो रहा है आपके पास। तो अब आपको सेकंड क्या करना है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर दीज विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डिस्टिंक्ट डिजिट कितने हो गए, 0 से लेके कहां तक, 9 तक। तो कितने टोटल हो गए, 10 डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए टोटल, उनमें से 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। पहला क्वेश्चन आपका आसान सा है। पहला पार्ट कैसे करोगे आप, टोटल डिजिट कितने हो गए पास आपके पास, टोटल डिजिट हो गए 10। कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको कितने बनाने हैं, आर कितना हो गया 4 बनाने हैं, 4 प्लेस बना लो। अब आपके पास दिक्कत पता है क्या है, इस पे जो हमारे पास यह वाला प्लेस है, इस पे 0 नहीं आ सकता, इस पे 0 नहीं आ सकता। तो टोटल कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है इसके पास कितनी चॉइस होगी, 9। बाकी आपको कितने अरेंज करने हैं आपको, कि हमारे पास इसको एक्सक्लूडिंग वाला फॉर्मूला देखो कि आपको 0 को एक्सक्लूड कर देना है। तो आपके पास चॉइस यहाँ पे सिर्फ 9 चॉइस है आपके पास। यहाँ पे कितनी हो गई आपके पास, यहाँ पे एक फिक्स हो गया, यहाँ पे 0 को छोड़ के यहाँ पे एक फिक्स हो गया। तो टोटल कितने डिजिट बचे, 9 डिजिट बचे। डिस्टिंक्ट डिजिट बनाने ना, इसलिए हमने एक फिक्स कर दिया। तो कितने बचे आपके पास, 9 बचे। अब यहाँ 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिजिट और 3 प्लेस को फिल करना है। तो अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इसके लिए कितना हो गया, टोटल n इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और r कितना हो गया 3। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई, टोटल अरेंजमेंट आपके पास हो गई है 9 इंटू 9p3 हो गई आपके पास। तो क्या आएगा 9 इंटू आपके पास 9 8 7, तो ये आपके पास आ गया 4 5 3 6। ऐसे कि आपको जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पे आप 0 नहीं ला सकते, 0 लाते ये 3 डिजिट का प्लेस बन जाएगा, 4 डिजिट का प्लेस बनेगा ही नहीं। अब आपका दूसरा क्या केस कह रहा है ये कि ऑफ दीज हाउ मेनी आर ओड नंबर्स, कितने ओड नंबर्स हो सकते हैं। अब देखो आप कैसे करोगे, सेकंड में 4 डिजिट का प्लेस बनाना है आपको, 4 डिजिट का बनाना है। देखो अगर आपको ओड नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे आपके पास कितनी चॉइस होगी, 5। यूनिट प्लेस पे आपके पास चॉइस कितनी है, 5। अब यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया आपके पास, 1 में से 3 में से 5 में से 7 में से एक नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। तो बचे कितने, 9 डिजिट। 9 डिजिट पे जो ये वाला प्लेस है, यहाँ 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आते ही 3 डिजिट का प्लेस बन जाएगा। तो एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया आपके पास और एक 0 हट गया। तो यहाँ कितनी चॉइस बची, टोटल 8 चॉइस बच गई। तो इन दो प्लेस पे चॉइस कितनी है, एक तो 8 है और एक कितनी है, 5। अब यहाँ पे टोटल देखो n कितने हो गए आपके पास, n कितने हुए, एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो 10 में से 2 फिक्स हो गए, तो टोटल कितने बचे, 8। r कितने प्लेस पे अरेंज करना है, 2 प्लेस पे अरेंज करना है। तो r कितना हो गया आपके पास, 2। तो यहाँ चॉइस कितनी हो गई आपके पास, यहाँ के लिए चॉइस कितनी हो गई आपके पास, 8p2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए आपके पास, यहाँ पे 5 इंटू 8 इंटू 8p2। तो कितना आ गया, 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7। तो ये आपके पास हो गया 2240। तो ये आ गया आपके पास आराम से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा और आपको क्या करना है, 5 में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सॉल्यूशन सीधा सा है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 5। आर कितना हो गया, 4, कि 4 डिजिट का बनाना है तो 4 प्लेस पे अरेंज करना है। तो आर कितने हो गए, 4। तो परम्यूटेशंस कितनी होगी,
परम्यूटेशंस कितनी हो गई 5p4 हो गई आपके पास। तो ये कितना आ गया 120। पहला क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। अब आता है हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, इसमें से इवन कितने हैं। इवन आने के लिए देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, 4 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4। इवन के लिए यहाँ पे इवन नंबर ही आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे चॉइस कितनी थी 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 आएंगे तभी इवन नंबर बनेगा। तो इसके पास चॉइस कितनी है 2, इसके पास कितनी चॉइस हो गई 2 हो गई। अब एक बात सोचो कि इवन नंबर है, यहाँ पे कोई जीरो का फंडा है नहीं क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है 1 से। अब ये प्लेस फिक्स हो गया, इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने बचे 4, कि एक एलिमेंट फिक्स हो गया, या तो 2 फिक्स हो गया या 4 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया, तो टोटल 5 में से कितने बचे 4। आर कितने अरेंज करने हैं 3, क्योंकि अब प्लेस कितने आपके पास 3। तो परम्यूटेशंस कितनी आएगी, इनकी परम्यूटेशंस कितनी आएगी, परम्यूटेशंस कितनी आएगी आपके पास 4p3। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए 2 इंटू 4p3। तो कितने आ गए 2 इंटू 4 3 2, तो कितना आ गया पर 48। यार तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। तो इनमें से कौन कितने हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो आप एक बात सोचो कि आपको बस 4 प्लेस का डिजिट है, 4 प्लेस के डिजिट में से आपके पास कितने नंबर यूज कर सकते हो आप 1 2 3 4 5। और 5 से डिविजिबल, जो 5 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं वो वही होते हैं जिनके आखिर में या तो 0 या 5 हो। 0 यहाँ है नहीं, तो सिर्फ चॉइस कितनी बचती है 5 की। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है कि 5 आएगा, तो फिक्स हो गई, इसके पास एक चॉइस है। बाकी मेरे पास 4 एलिमेंट है और आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसे 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिविजिबल हो रहा है, वो कैसा हो जाएगा 1 इंटू 4p3। तो कितना आया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा 24। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 नंबर, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कि किसी में भी रिपीट नहीं होगा नंबर। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखो आपको क्या करना है। आपको नंबर किससे ग्रेटर होना चाहिए, मुझे एक एक्स बनाना है जो ग्रेटर होना चाहिए 20,000 से। 20,000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो मतलब x कितने डिजिट का होगा, x जो होगा वो 5 डिजिट का नंबर होगा। 5 डिजिट, x इज 5 डिजिट नंबर, क्योंकि ये कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 डिजिट का है ये हमारे पास। तो x कितने डिजिट का होगा 5 डिजिट का नंबर होगा। अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे यूनिट प्लेस आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ये होता है आपका पास यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है 100 प्लेस, ये कितना होता है 1000 प्लेस, और ये क्या होता है 10,000 प्लेस। अब एक बात बताओ, ये 20,000 है, 20,000 में से मेरे पास जो x बनाना है वो मुझे 5 डिजिट का बनाना है और 20,000 से बड़ा बनाना है। 20,000 से बड़ा बनाने के लिए पहले तो मैं 5 प्लेस बना देती हूँ कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इस पे मेरे पास, और मेरे पास चॉइस क्या क्या है, चॉइस जो मेरे पास है वो है 0 1 2 3 4। तो मेरे पास जो चॉइस है 0 1 2 3 4 की चॉइस है मेरे पास। तो वो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आ गया तो 10,000 टाइप का एलिमेंट बनेगा। अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे इस 4 डिजिट का ही एलिमेंट बनेगा, जो कि ऑब्वियस है 5 डिजिट के एलिमेंट से छोटा है। तो इन दो जो पहली जगह है उस पे पास चॉइस कितनी है, सिर्फ या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है मेरे पास। तो पहले प्लेस पे मेरे पास सिर्फ 3 चॉइस है, पहले प्लेस पे मेरे पास सिर्फ कितनी चॉइस है 3 चॉइस है। बाकी मेरे पास देखो 4 प्लेस है,
4 प्लेस पे कुछ भी आ सकता है मेरे पास, 4 प्लेस में कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, पर एक तो यहाँ फिक्स हो गया 3 में से, मतलब 2 3 4 में से एक तो फिक्स हो गया। तो बचे कितने, 4 एलिमेंट्स बचे और 4 ही अरेंजमेंट करनी है। तो कितना हुआ, 4p4 हो गया हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे आ गई, तो यहाँ पे देखो जो मेरा 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है, उसके पास चॉइस कितनी है। 10,000 प्लेस कैन बी फिल अप आर चॉइस, कितनी चॉइसेस है उसके पास, फिल अप बाय आइदर 1, आइदर 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 में से ही फिल हो सकता है। तो मेरे पास कितनी चॉइस, कितनी वो जो हो गई, इसके पास वेज कितने हो गए, दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3p1 वे से। तो ये इसके पास वेज कितने हुए, 3p1 वेज हो गए, जो कि हो गया 3। वो आपको वैसे ही पता चल रहा है, या तो 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग प्लेस है, रिमेनिंग प्लेस कैन बी फिल जो वेज है मेरे पास वो होगा 4p4, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है और 4 ही आपके प्लेस है, तो वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन, टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 into 4p4। क्या हुआ, 3 तो मेरे पास पहले प्लेस पे आने की चॉइस थी, फिर मेरे पास 4p4 चॉइस होगी, तो कितने हो गए, 72 नंबर ऐसे हैं जो हम 5 डिजिट से 20,000 से बड़े वाले बना सकते हैं। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रही है, सेकंड क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि हाउ मेनी ओड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 can be formed using the digit 2, 3, 4, 5, 8 if each digit is used only once in a number, कि एक बारी में एक ही नंबर यूज होगा। मुझे ओड नंबर बनाना है जो कि 80,000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है। तो हमारे पास एक चीज देखो, मुझे एक कोई x बनाना है जो 80,000 से बड़ा हो, और ऊपर से x के पास क्या होगी, ओड नंबर होगा। x कैसा होगा, ओड नंबर होगा। तो मेरे पास जो 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है, वो कैन बी फिल ओनली किससे फिल हो सकता है, वो सिर्फ फिल हो सकता है 8 से फिल हो सकता है। कैन बी फिल्ड ओनली किससे फिल हो सकता है, सिर्फ फिल्ड अप ओनली बाय 8, सिर्फ 8 आ सकता है वहां पे, क्योंकि मुझे जो चॉइस दी है वो चॉइस क्या दी है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 एंड 8। इनमें से अगर मैं 2 यूज करती हूँ तो 20,000 का बनेगा, 3 करती हूँ तो 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का। अगर 8 यूज करती हूँ इस प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 डिजिट का यह नंबर इससे बड़ा चाहिए, तो इस प्लेस पे सिर्फ 8 ही आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ 8 आ सकता है। तो चॉइस कितनी हुई, 1। एक ही चॉइस है कि 8 है और 8 को ही मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा धक्के से। बाकी कितने बचे मेरे पास, बाकी पे मैं कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर सकती, कुछ भी डिजिट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ओड नंबर बनाना है। ओड नंबर के लिए मुझे यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे आपके पास कितनी चॉइस है, या तो 3 आ सकता है और या 5 आ सकता है, मतलब या तो 3 आ सकता है और या क्या आ सकता है आपके पास 5 आ सकता है। तो इसके पास कितनी चॉइस हुई, 2 चॉइस हुई कि या तो 3 है और या क्या है 5 है। अब देखो, अब मेरे पास जगह कितनी बची है, 3 जगह कितनी बच गई, 3। 2 एलिमेंट फिक्स हो गए, तो मेरे पास वैसे भी वे कितने हो गए, 3 ही n है और r भी 3 और n भी 3 है, मतलब कि टोटल थिंग्स भी 3 है और अरेंज भी कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हुए जो ओड नंबर और 80,000 से बड़े हैं। वेज का मतलब ये है, तो वो कितने हुए, 1 into 3p3 into 2, तो ये कितना आ गया, 6 into 2 इज इक्वल टू कितने आ गए, 12। तो इसे अगर आप लिखने के तरीके से करोगे तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे
कि हमारे पास जो 10,000 प्लेस है, 10,000 जो प्लेस है कैन बी फिल्ड अप ओनली बाय 8, तो वो 8 से ही फिल हो सकता है। therefore this place can be filled only one way, एक ही तरीके से फिल हो सकता है। अब आपके पास हो गया 10 यूनिट प्लेस, जो मेरा यूनिट प्लेस है वहां पे क्या होगा, कैन बी फिल्ड, वो किससे भर सकता है, कैन बी फिल्ड अप बाय आइदर 3 और 5, या तो वो 3 से फिल हो सकता है या वो 5 से फिल हो सकता है। विच कैन बी डन इन 2P1, तो कितना है आपके पास, 2 वेज आ गए। अब आपके पास क्या हो गया, जो रिमेनिंग 3 प्लेस है, रिमेनिंग 3 प्लेस जो बीच के बच गए, मतलब 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 3 प्लेस जो बच गए आपके कैन बी फिल्ड अप इन 3P3, तीन ही डिजिट बचे और 3 ही जगह बची जहां पे उन्हें अरेंज करना है, तो वो क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 कैन बी total number of odd numbers greater than 80,000 can be formed is equal to 1 into 2 into 3 factorial is equal to कितना हो जाएगा, 12। तो आज हमने सारा डिजिट पे किया कि कितने डिजिट से क्या बना सकते हैं, कितने डिजिट से क्या नहीं बना सकते। कल जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम वर्ड का करेंगे, वर्ड में कि कौन से वर्ड रिपीट हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले। आज हमने सारे नॉन रिपीटिंग किए हैं, डिस्टिंक्ट नंबर वाले किए हैं। कल हम रिपीटेशन वाले करेंगे कि मान लो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस पे हमने फिक्स कर दिए, तो बीच की चॉइस क्या है, ये अगर रिपीट होते हैं तो कैसे होंगे। कल हम वर्ड्स पे करेंगे, सारा लेटर्स पे करेंगे। आज हमने डिजिट पे किया है। तो जो ये मेरा टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का, ये टू बी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, प्रैक्टिस जरूर करना है, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो लॉजिक होते हैं ना वो हर एक इंसान के थोड़े अलग होते हैं। जैसे आप एलसीएम करते हो तो आपका तरीका हो सकता है थोड़ा अलग हो, मेरा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, तो कैलकुलेशन करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मेरे तरीके के लॉजिक थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप मुझसे बेटर लॉजिक लगा के और मतलब इजी वे से कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मैम ने थोड़ा सा लेंथी करवाया, अलग तरीके से कराया, आप अगर उसे इजी तरीके से कर रहे हो तो वो लॉजिक आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे। तो जितना ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.